हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं कॉमर्स का मैथ्स। अभी तक आपको इस चैनल पर सिर्फ साइंस के मैथ्स मिलते थे 11th और 12th स्टैंडर्ड के, और आज के इस लेक्चर से शुरू हो रहा है हमारा कॉमर्स का मैथ्स, जिसमें मैं शुरू कर रहा हूँ 11th कॉमर्स FYJC कॉमर्स। इसके पहले आपको सिनॉप्सिस बताऊंगा, पूरी बुक के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर जो आपकी कॉमर्स की बुक है, 2 बुक्स है आपके पास, मैं आपको दिखाना चाहूंगा बच्चों। ये कॉमर्स के लिए अलग से बुक है, ये रही कॉमर्स की मैथ्स 1 बुक, ये है कॉमर्स की मैथ्स 2 बुक्स। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि साइंस एंड आर्ट्स, इस तरह से साइंस और आर्ट्स वालों का जो मैथ्स है वो सेम होता है। साइंस वाले जो मैथ सीखते हैं, मैथ्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आर्ट्स वाले भी वही मैथ सीखते हैं, लेकिन कॉमर्स का मैथ्स थोड़ा सा आसान होता है जो साइंस वाले सीखते हैं उससे। लेकिन यहाँ पर एक मजे की बात बता दूं कि जो कॉमर्स की मैथ्स है उसका लगभग जो पार्ट 1 है वो साइंस के मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स को सेम है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो कॉमर्स का मैथ्स शुरू करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, उसमें मैं सबसे पहले आपको पूरी मैथ्स 1 की जो बुक है इसका एनालिसिस करके इसका मैं कंप्लीट सिनॉप्सिस देने वाला हूं कि ये जो मैथ्स 1 की बुक है इसमें कितने चैप्टर्स हैं। ओके, सबसे पहले तो बता दूं ये आप खरीद सकते हो, 85 रुपीज़ की है, गवर्नमेंट बुक है। इसको आप ebalbharti.in जो वेबसाइट है वहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं हो तो। ये जो मैथ्स 1 की बुक है इसके अंदर कितने चैप्टर्स है सबसे पहले वो देखेंगे, और हर एक चैप्टर अपने आप में क्या है, उसके अंदर हमें क्या सीखना होता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मैथ्स 1 के बारे में बताऊंगा। ये हमारी सीरीज शुरू हो रही है, इस सीरीज में मैथ्स 1 का वीडियो होने के बाद आपको मैथ्स 2 का वीडियो मिलेगा। ये जो मैथ्स कॉमर्स पार्ट 2 है इसका जो सिलेबस है पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादातर बेस्ड होता है, इसकी भी डिटेल मैं आपको दूंगा। और ये 2 वीडियो होने के बाद, यानी 2 लेक्चर होने के बाद, यहाँ पर ये जो मैथ्स पार्ट 1 है इसका पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे। लगातार रेगुलर आपको वीडियोस मिलेंगे मेरे साथ सीरीज में, हर एक चैप्टर सीखते जाना, मजा आएगा। आओ चलो देखते हैं कि ये जो कॉमर्स के लिए मैथ्स है, अगर आप 11th में एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं और आपने मैथ्स अगर सेलेक्ट किया है तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और मैं आपके साथ हूं, मैं आपका मैथ्स बहुत इजी करके देने वाला हूं। एक बात आपके लिए बहुत खास होने वाली है, अगर आपने 11th कॉमर्स का मैथ्स लिया है तो 11th और 12th कॉमर्स का मैथ्स करने के बाद 12th के बाद अगर आप पास आउट होते हैं तो डायरेक्ट BSc IT में जा सकते हैं, कॉमर्स से साइंस स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉमर्स में मैथ्स रखा होगा तो ये आपको आगे चल के फायदा है। ठीक है, अभी मैथ्स 1 की बात करेंगे। ये जो हमारा मैथ्स 1 है इसकी जो पूरी कंप्लीट बुक मैंने आपको दिखाई, पार्ट 1, हमारी बुक का पूरा नाम होता है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, पूरे मैथ्स का नाम है, जिसमें से जो पार्ट 1 है हमारा, पार्ट 1 वो पूरा प्योर मैथमेटिक्स है, पार्ट 2 है वो पूरा स्टैटिस्टिक्स है। मैथमेटिक्स के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं। आपने 10th में सीखा था, अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री एक पार्ट होता है। फिर अभी हाइयर जो मैथ्स देखोगे उसमें कैलकुलस करके होता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको सीखने मिलेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने 9-10 तक जो अलजेब्रा ज्योमेट्री सीखा था वो तो बहुत इजी लेवल था, थोड़ा ज्योमेट्री आपको हार्ड लगता था बिकॉज उसमें प्रूफ, गिवन टू प्रूफ आते थे वगैरह। अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है 11th का। यहाँ पर मैं चैप्टर्स की बात करूंगा, कौन कौन से चैप्टर्स आपको सीखने हैं। तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों भी बुक के अंदर आपको 9 चैप्टर्स है, टोटल 9 चैप्टर। 11th की बोर्ड एग्जाम नहीं होती तो आपको ये जो चैप्टर्स है इनकी एग्जाम सबसे पहले यूनिट एग्जाम होगी, फिर फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम होगी, फिर सेकेंड यूनिट टेस्ट होगा और फिर फाइनल एग्जाम होगी। लेकिन फिलहाल ये कोविड का जो माहौल है उसकी वजह से बहुत सारी एग्जाम्स नहीं भी होगी आपकी। ओके, अब पहले चैप्टर से बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशन। नाम तो सुना ही होगा, जब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की थी अलजेब्रा की तो वहां पर आपको पहला चैप्टर मिला होगा सेट्स, बिल्कुल वही। इसको हिंदी में समुच्चय, मराठी में संच बोलते हैं और इंग्लिश में सेट बोलते हैं। तो अगर आप मराठी, इंग्लिश, हिंदी किसी भी मीडियम के हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि आपको कभी ये आपको अफसोस नहीं होगा कि मैं इंग्लिश मीडियम का नहीं हूँ या मैं मराठी मीडियम से था, मैं हिंदी मीडियम से था, कोई अफसोस नहीं होगा। एकदम ईजी करके दूंगा और मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने 11th और 12th साइंस वालों का पूरा मैथ्स कंप्लीट कर दिया है। एक चैप्टर बचा है वो इस महीने कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं कॉमर्स के मैथ्स को कंप्लीट करने वाला हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा आपको मैथ्स बहुत ईजी लगेगा। यहाँ पर जो पहला चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशन,
कोई टेंशन नहीं लेना, जो आपने 9th में पढ़ा था सेट्स, बिल्कुल वही चैप्टर है, उसी का आपको रिवीजन होगा और मैं इसी चैप्टर से शुरू करने वाला हूँ। आपका पहला लेक्चर जो होगा सेट्स एंड रिलेशन। यहाँ पर ये जो रिलेशन ये थोड़ा आपको नया लगेगा, बहुत कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है रिलेशन, लेकिन इस तरह से बताऊंगा कि आपको एकदम ईजी लगेगा, छा जाओगे उसमें। दूसरा जो चैप्टर है फंक्शन, ये फंक्शन पहले इस चैप्टर के अंदर मर्ज होता था, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। इसको अब ये लास्ट ईयर नया सिलेबस है। ये भी आपको बता दूं कि ईयर 2019-2020 लास्ट ईयर जो बच्चे 11th में जो अभी 12th में आए हैं उनके लिए 11th का न्यू सिलेबस आया था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इस साल भी सिलेबस चेंज होगा क्या? तो हाँ, इस साल सिलेबस चेंज हुआ, लेकिन 12th का न्यू सिलेबस आया। इस साल अप्रैल में आया 12th का न्यू सिलेबस। जो बच्चे इस साल 12th में आए हैं उनके साथ ऐसी घटना घट रही है कि जब वो 10th में आए थे तो 10th की बुक्स चेंज हो गई, 11th में गए लास्ट ईयर तो 11th की बुक्स चेंज हुई, और अब वो 12th में है तो 12th की बुक्स चेंज हो गई। आपको एक अच्छा है कि आप अभी 11th में आए हो, आपके सीनियर्स की बुक चेंज हुई थी तो आपको इश्यू नहीं है, नया नया कुछ देखना नहीं है, पिछले साल जो था वही है। तो 11th की बुक्स जो है पिछले साल चेंज हुई थी। ओके, बच्चे एक साल पढ़ चुके हैं, आपके लिए सेकेंड ईयर है, तो लास्ट ईयर जो बुक्स थी वही फॉलो करना है। आपका कोई सीनियर फ्रेंड होगा उससे आप बुक ले सकते हो, जो अभी 12th में है उसकी बुक आप रिफर कर सकते हो। पहला चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन है। दूसरा चैप्टर जो था फंक्शन, यहाँ मर्ज था, उसको अलग कर दिया गया लास्ट ईयर। ये फंक्शन अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, लॉगरिथमिक, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक और पॉलिनोमियल फंक्शन, ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर बताऊंगा। तीसरा जो चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। आपने देखा होगा मैं साइंस वालों के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर डाल रहा हूँ, जो पहला चैप्टर मैथ्स 2 का। तो आपको एक बात बता दूं, जो साइंस वालों के लिए ये सारे चैप्टर साइंस में भी हैं, ये जितने मैथ्स 1 के आपके चैप्टर है सब साइंस वालों की बुक में भी है। तो वहां पर क्या है, वहां पर क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल है, आपके क्वेश्चन थोड़े से इजी लेवल होंगे। कॉमर्स के कंसेप्ट वही होने वाला है, बहुत सारी चीजें जो साइंस वालों को होती है आपको नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूं लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ये कैलकुलस का पार्ट होता है। इसके अंदर ट्रिगो वाले कंसेप्ट होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, वो आपको नहीं होंगे, वो उनको है। ठीक है, तो टेंशन मतलब सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर साइंस को जो मेरा लेक्चर आ रहा है, वैसे आपके लिए मैं अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर डालूंगा जो आपसे रिलेटेड होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे ये सीखना है तो ये सारे चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। उसके स्टार्टिंग के लेक्चर देखोगे, हर एक चैप्टर का 1-2 वीडियो देखोगे तो आपको उसका पूरा बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, एक्सरसाइज चाहिए तो मत करना, एक्सरसाइज में कॉमर्स का अलग से आपको कराने वाला हूँ। अब यहाँ सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये चौथा चैप्टर है, ये भी आपने 10th में सीखा है, याद आ रहा है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, जैसे होता था 2, 5, 8, 11, इस तरह से। तो आप इसका nth टर्म निकालते थे a + n-1d, याद आ रहा है? तो ये सारी चीजें यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज में मिलेगी। आपने 10th में सिर्फ AP सीखा था, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अंकगणितीय श्रृंखला। यहाँ पर आपको AP के साथ GP मिलेगा, HP मिलेगा, HM मिलेगा, ये सब कुछ सीखना होगा। लोकस एंड स्ट्रेट लाइन, देखो यहाँ पर लोकस क्या होता है, जो बहुत सारे समझो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को सपोज मैं एक बहुत सारे पॉइंट्स लेता हूँ जो किसी एक पॉइंट से कॉमन डिस्टेंस पर है, सिमिलर, तो ये जो पॉइंट्स है सबको अगर मिलाया जाए तो एक सर्कल बनेगा। तो ये जो सारे पॉइंट्स है उसका लोकस बोला जाए तो सर्कल होगा। वैसे अलग अलग पॉइंट्स के अलग अलग लोकस होते हैं, वो आपको यहाँ सीखने मिलेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब आपने 10th में सीखा था ना, कोई 2 पॉइंट इस तरह से प्लॉट करते थे। सपोज ये 2,1 है, ये समझो कि 1,0 है, इस तरह से इसको ज्वाइन किया तो ये जो है ये स्ट्रेट लाइन होता था। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ सीखने मिलेगा स्ट्रेट लाइन का। डिटर्मिनेंट बहुत आसान, आपने 10th में किया हुआ है। डिटर्मिनेंट याद आ रहा है? इस तरह से था, देखो 2, 1, 3, 0। तो कैसे सॉल्व करते थे डिटर्मिनेंट, याद आ रहा है? 2 × 0 0, -3 × 1 3, तो 0 - 3 -3, बस याद आ रहा है? इसको हिंदी में निश्चयक बोलते थे, इंग्लिश में डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट ऐसा है। क्रैमर रूल आपने किया था, क्रैमर रूल याद है? x निकालने के लिए dx/d करते थे, y निकालने के लिए dy/d करते थे। तो ये पूरा क्रैमर्स रूल सब कुछ ये है, ये आपने 10th में सीखा हुआ है, ये भी 10th में सीखा है, थोड़ा एडवांस पार्ट है। ये यहाँ पर सेट्स 9th में आपने सीखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ये 3 चैप्टर ये कैलकुलस के पार्ट है, ये आप लोगों के लिए एडवांस है, जिसका नाम है लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन। ओके, इसके बाद एक होता है इंटीग्रेशन, वो 12th में आपको मिलेगा। 11th में सिर्फ डिफरेंशिएशन को हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। तो ये थोड़ा सा हाइयर मैथमेटिक्स है, ये इंजीनियरिंग वगैरह में भी होता है।
कॉमर्स में आपने मैथ्स लिया तो कैलकुलस का ये जो इजी पार्ट है आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बहुत ही मैं अच्छे तरीके से बताऊंगा। और ये तीनों चैप्टर 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12th में ये तीनों चैप्टर आपको आते रहेंगे, 11th के तो 12th आपको ईजी लगेगा। ओके, तो अब यहाँ पर हर एक चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता भी दूं। जैसे सेट होता है, सेट एंड रिलेशन, तो पहला चैप्टर सेट है। सेट में आपको पता है कि दो टाइप के सेट होते हैं। जैसे एक ये सेट को लिखने का दो मेथड होता है। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 2 4 6 8 10। ओके, इसी को हम ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, है ना, एंड एक्स इज लेस देन 12। तो क्या हुआ, दो सेट हो गए, दो सेट हो गए। ये क्या है, लिस्टिंग मेथड है। ओके, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, याद आ रहा है। तो इस तरह से सेट लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं, सेट के अलग अलग टाइप होते हैं। एम्प्टी सेट यानी नल सेट होता है, प्रॉपर सेट, सबसेट, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। ए और बी का यूनियन आप करते थे, ए यूनियन बी, दो सेट का। ए इंटरसेक्शन बी करते थे, याद आ रहा है। ए सेट में से बी सेट को माइनस करते थे, ए सेट में से बी सेट को माइनस करते थे। तो ये सारे जो प्रोसेस है वो हम करेंगे। सेट इस चैप्टर के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने सीखा था कि ए यूनियन बी, अगर इसका नंबर निकालना है सो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले के बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे सेट्स के अंदर। तो 9th में जो आपने सीखा था सब कुछ वही इस्तेमाल होने वाला है, टेंशन मत लो। जो फंक्शन चैप्टर में हम अलग अलग टाइप के फंक्शन देखेंगे। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट बताना चाहूँगा। क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, जैसे नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर, इसके लिए जो साइंस वालों को मैंने बेसिक वीडियो दिया है वो जरूर देख लेना, उसमें मैंने पूरा बेसिक बताया। मैं जब ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो आपको बेसिक बताऊंगा, इसका टेंशन मतलब मैं हर एक चीज़ बेसिक से बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि जीरो से, आपको अगर 10th तक का कुछ याद नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 10th तक का कुछ याद नहीं है तो हर एक चीज़ आपको जीरो से बताऊंगा। आपको कुछ भी मैथ्स का नहीं आता होगा, फिर प्लस माइनस तो आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको जनरली थोड़ा सा कैलकुलेशन आता है तो आप सीख लोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर्स के टाइप होते हैं। नंबर्स जो होते हैं, एक होता है रियल नंबर, ओके, और एक नॉट रियल, यानी उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं बच्चों, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? सपोज कोई नंबर इस तरह से रूट में है, रूट में और निगेटिव है, तो ऐसे नंबर्स को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। ऐसा नहीं है तो वो सब रियल कहलाएंगे। 2, 3/5, 0.5, -3, ओके, ये सब जो होते हैं, √7, ये सारे जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर होते हैं। सिर्फ ऐसे नंबर जो रूट में और निगेटिव होंगे वो इमेजिनरी होते हैं। जब हम कोई एक रियल नंबर है, सपोज ये रियल नंबर है, और इसके साथ कोई एक इमेजिनरी नंबर को मिलाते हैं तो ये बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक रियल नंबर, ए मतलब रियल नंबर है, और √-b मतलब इमेजिनरी नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ऐसे नंबर्स को किस तरह से प्लस करना, किस तरह से माइनस करना, ऐसे नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। बहुत ही मज़ेदार है। सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने आपको बताया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ओके, जैसे कि आपने देखा था कि मैंने भी फॉर्मूला बताया TN = A + n - 1D, ओके। फिर SN का फॉर्मूला होता था, याद आ रहा है, n/2, 2A + n - 1D। तो इस तरह से TN, SN कोई सीरीज़ है या सीक्वेंस है, जैसे कि मैंने भी बताया था 1, 5, 9, 13। तो यहाँ पर ये जो पहला टर्म है इसको A लेते थे 1, और कॉमन डिफरेंस 4 का है तो D 4 होता था, और जो भी TN निकालने बोला गया वो करते थे। यहाँ पर सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगा। आगे चल के लोकस एंड स्ट्रेट लाइन, ये मैंने अभी थोड़ा शॉर्ट में बताया था कि यहाँ पर हमें ग्राफ की मदद लेनी होगी। इस तरह से आपको कार्टेशियन सिस्टम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर मैं पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस बता रहा हूँ, मैं पूरा चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं एक एक करके सब चैप्टर स्टार्ट करूँगा। आपको इतना बता रहा हूँ कि आपको मैथ्स में पढ़ना क्या है, ओके। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पर जब कोई लाइन प्लॉट करनी होती है तो उसका दो हम पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं इस तरीके से, फिर इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये तो होता है ये स्ट्रेट लाइन, ओके। और फिर सर लोकस, तो लोकस भी आपको बताऊंगा। लोकस एक अलग कंसेप्ट है ज्योमेट्री का, जो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो एक दी गई कंडीशन होती है, एक बिंदु पद आता है, यानी जिसको हम लोकस बोलते हैं, एक स्ट्रक्चर बनता है। डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया, क्रैमर्स रूल होता है। क्रैमर्स रूल इस तरह से डिटर्मिनेंट दिया होगा, आप सॉल्व करोगे 2, 1, 3, 5, तो 2, 5 = 10 -3, 1 = 3, तो 7 आ गया, है ना। फिर क्रैमर्स रूल, ये सब इसमें, ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
लिमिट के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये लिमिट क्या है। ध्यान से देखना बच्चों, जो लिमिट है यहाँ पर आपको कोई अलग अलग टाइप के फंक्शन दिए होंगे। फंक्शन भी कैसे फंक्शन बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ सेकेंड चैप्टर में आप फंक्शन पढ़ोगे। थोड़ा सा फंक्शन के बारे में बताता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, सपोज लॉग एक्स, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ओके, ये आई क्या होता है, सपोज इस तरह से साइन इनवर्स एक्स, तो इसको इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। अलजेब्रिक मतलब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सपोज साइन एक्स प्लस 5 है, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये सब फंक्शंस होते हैं। एक्सपोनेंशियल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, सपोज ई रेज टू 2x प्लस 7 है, ऐसा कोई फंक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं। अब ये जो लिमिट होता है वो किसी न किसी फंक्शन का हम लिमिट निकालते हैं। सपोज यहाँ पर मैं लेता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ पर एक फंक्शन ले लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देखो ये लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो यहाँ पर हमें इसका लिमिट फाइंड करना है। इसका मतलब क्या था, LIM मतलब लिमिट का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे लिमिट का फुल फॉर्म है लिमिट्स, LIMITS, तो इसका शॉर्ट फॉर्म LIM है। उसके नीचे इसको हम पढ़ते हैं x टेंड टू 0, टेंड्स टू 0। ओके, x टेंड्स टू 0 मतलब इसका मतलब क्या होता है, x 0 बनना चाहता है। x 0 है नहीं। सपोज नंबर लाइन अगर मैं लेता हूँ, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ -1 है, तो ये जो x की वैल्यू है वो 0 के काफ़ी करीब है, कम या ज़्यादा है। हो सकता है x की वैल्यू 0.001 है, थोड़ा सा ज़्यादा है इस तरह से, या तो थोड़ा सा कम है -0. ओके, हम इस तरह से लेंगे 0.00001 इस तरह से है, यानी एकदम 0 के करीब है लेकिन 0 नहीं है। x टेंड टू 0 का मतलब क्या होता है, x टेंड टू 0 मतलब x इज नॉट इक्वल टू 0। x टेंड टू 0 मतलब x 0 को इक्वल नहीं है लेकिन x 0 बनना चाहता है। इसका मीनिंग ये होता है। लिमिट जब पढ़ाऊंगा तब आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो। और यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना, तो हम कैसे करेंगे, सीधा x की वैल्यू 0 को इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में सपोज ऐसा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड टू 0 या x टेंड टू 2 सपोज, और यहाँ x -2 है और यहाँ पर है x स्क्वायर -4x प्लस 4। अब यहाँ पर देखोगे तो x टेंड टू 2 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 को इक्वल नहीं होगी। ओके, लेकिन 2 के काफ़ी करीब है, इतनी करीब है कि हम x की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली 2 समझ सकते हैं, लगभग 2 मान सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू 0 को इक्वल नहीं है लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट बात करेंगे, लगभग तो x की वैल्यू 0 मान सकते हैं, क्योंकि वो 0.001 है, बिल्कुल 0 के एकदम करीब है, लगभग सेम है, एग्जैक्ट सेम नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होगा, जैसे x टेंड टू 0 है तो x की जगह 0 रख देना, 0, 3 इंटू एक्स 3 इंटू 0 प्लस 5, तो क्या आंसर आएगा, 0 स्क्वायर 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 5, आंसर आया 5। तो क्या लिमिट्स में जो ये x टेंड टू दिया होता है उसकी वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं हम लोग? हाँ, डायरेक्ट रख सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि वहाँ डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ डिनोमिनेटर है नहीं, तो डायरेक्ट रख दिया। डिनोमिनेटर होगा तो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या, जैसे ये x टेंड टू 2 है, अगर मैं यहाँ x की जगह पर 2 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, x की जगह 2 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर जैसे ही 2 रख रहा हूँ तो 2 - 2 0 हो रहा है, 2 - 2 0 हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर 0 मतलब इन्फिनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट x की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। इसे हम लिमिट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना पड़ता है, तो जब मैं आपको लिमिट सिखाऊंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा। अब कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, एकदम ध्यान से देखो कि कोई एक फंक्शन है, जैसे मैं ग्राफ बता रहा था, ये इस तरह से x और y कार्टेशियन सिस्टम होता है बच्चों, x और y कार्टेशियन सिस्टम। यहाँ पर समझो कोई एक ग्राफ है, ये ग्राफ है, ओके, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है, रुको मैं इसको रफ करता हूँ और पूरा डिटेल में अच्छे से बताता हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहो बीच बीच में या वीडियो स्टॉप करके आप जो है लिखते रहो बच्चों। टेंशन मतलब ये सीरीज अपनी स्टार्ट हो गई है, कोई भी काम शुरू करना इंपॉर्टेंट है। जब तक शुरू नहीं हो तो उसका खत्म कब होगा बोल नहीं सकते, शुरू हो गया तो आधा खत्म हो गया समझने का। इफ एनीथिंग इज स्टार्टेड देन इट इज हाफ फिनिश्ड। ओके, अब यहाँ बात कर रहे थे हम लोग कंटिन्यूटी की। यहाँ पर मैं x और y एक्सिस ले लेता हूँ, इस तरह से x एंड y एक्सिस, और यहाँ समझो कोई एक इस तरह से फंक्शन है। अब ये जो फंक्शन है ये इस तरह से लगातार जा रहा है, तो किसी एक पॉइंट पर, सपोज ये पॉइंट है a2, 3, इस तरह से एक पॉइंट है, तो हमें किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने आना चाहिए।
यानी कि ये जो फंक्शन है, सपोज एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पर ये जा रहा है, तो क्या ये ए पर कंटिन्यू है? कंटिन्यू है यानी ब्रेक तो नहीं है। ब्रेक मतलब क्या? सपोज यहाँ से ये ऐसे टूटा हुआ है इस तरह से बी, यहाँ पर समझोगे तो 1 कॉमा समझो 5 है, एक मिनट, 5 कॉमा 1 है, समझो कोई एक वैल्यू यहाँ पर है। अब यहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिसकंटिन्यू, ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, बट यहाँ पर कंटिन्यूअस है। कैसे चेक करना पड़ता है? हमें ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। हमें ये जो लिमिट है इस कंसेप्ट का यूज करके कंटिन्यूटी जो होता है वो फाइंड करना पड़ता है कि किसी भी फंक्शन को, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो इस कंटिन्यूटी चैप्टर में हमें यही करना है कि बहुत सारे फंक्शंस दिए होंगे, उसको हमें चेक करना होगा कंटिन्यूअस है या नहीं है या डिसकंटिन्यूअस है। उसके लिए लिमिट्स का हम हेल्प लेते हैं। इन दोनों के ऊपर डिपेंड है डिफरेंशिएशन, जिसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होता है? सारी चीजें फंक्शन पे अप्लाई होती है। ये जो पार्ट है ना, ये कैलकुलस का पार्ट है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, ये पूरा कैलकुलस का पार्ट है। ओके, ये तीनों जो चैप्टर्स हैं वो एक दूसरे पे सब डिपेंड है। लिमिट्स पहले बेस है, लिमिट्स के बाद कंटिन्यूटी आता है, लिमिट्स का यूज होता है वहाँ पर, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएशन होता है, कंटिन्यूटी का यूज होता है। और ये तीनों चीज़ों फंक्शन, हर एक, ये तीनों कैलकुलस फंक्शन के लिए होता है। जो अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं उनके ऊपर ऑपरेशन किए जाते हैं, उनके ऊपर लिमिट्स निकाला जाता है, उन फंक्शन का कंटिन्यूटी निकाला जाता है, उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे चैप्टर जो है ना कहीं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ओके, कनेक्टिंग डॉट सीखा है ना आपने स्टीव जॉब्स का, कि आपकी लाइफ में आप जो भी काम करते हो वो कभी बेकार नहीं होता। बच्चों, मैंने 10वीं में टाइपिंग सीखी थी, जब मैं 10वीं में था ना, अभी आप जैसे 11th में आ गए, तो मैंने जब 10वीं में था तो मैंने टाइपिंग सीखी थी, और वो 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, सन 1999 की। वो आज मुझे बहुत काम आता है। जब मैं टाइप करना होता है, कंप्यूटर पे काम करना होता है, पीपीटी बनाना या कुछ भी टाइप करना होता है, तो मैं फटाफट बिना देखे टाइप कर लेता हूँ। तो ये मुझे बताना है कि कोई चीज़ें जब आप सीखते हो तो कभी बेकार नहीं जाती आपकी लाइफ में, हर एक चीज़ काम आती। उसी तरह से मैथ्स के अंदर आप जो 11th में सीखने वाले हो, हर एक चैप्टर एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है। आप कोई चैप्टर सीखते हो तो वो आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा। 11th के ये सारे चैप्टर सीख लोगे तो 12th में इसी से रिलेटेड आगे चैप्टर्स है। ये जो कैलकुलस वाला पार्ट आगे है, ये जो स्ट्रेट लाइन वगैरह, सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये वहाँ पर सब यूज़ होने वाला है। हाँ, कुछ चैप्टर्स यूज़ नहीं होंगे। तो हर एक चीज़ सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप बैठे हो, लग रहा है कि अरे सर आपके वीडियो बहुत स्लो आ रहे हैं, मुझे ज़्यादा सीखना है, तो साइंस वाले मेरे पूरे वीडियो पढ़े हुए हैं, सेम चैप्टर्स हैं। प्लेलिस्ट में जाओ, ये नाम से जो चैप्टर दिखे उसके स्टार्टिंग के 2-2, 3-3 वीडियो जरूर देखो, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरे हर वीडियो में मैं बेसिक देता हूँ और उसके बाद एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करना जरूर आ जाएगा। या डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है? सपोज कोई यहाँ पर एक फंक्शन है जिसको हम y से डिनोट कर सकते हैं, 2x² + 3x + 5, या तो y से डिनोट करो या fx मतलब भी फंक्शन। इसको लिखने का तरीका होता है, ओके, या तो आप फंक्शन को y लिखो या fx लिखो। तो ये एक फंक्शन है। फंक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है या अलजेब्रिक फंक्शन इसको हम बोल सकते हैं। वैसे लॉगरिथमिक होता है, इनवर्स होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है, अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। ये जो फंक्शंस होते हैं इनका हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अब डेरिवेटिव मतलब क्या? कोई एक फंक्शन है, उस फंक्शन से छोटा फंक्शन डिराइव करके निकालना, उसका एक छोटा सा पार्ट। समझ में आ रहा है? जैसे कि समझो कि मैं यहाँ पर एक इस तरह से लाइन ले रहा हूँ, ओके, ये सेगमेंट ले रहा हूँ, समझो ये सेगमेंट, ओके, एक सेगमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। इस सेगमेंट को मैं छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता हूँ। ये जो सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, इसके छोटे छोटे पार्ट कर दिया। तो ऐसा समझो कि ये पूरा लाइन है, उस लाइन का यहाँ मैं अलग कलर से दिखाना चाहूँगा आपको। ये पूरा एक लाइन है, इस लाइन का ये जो ब्लू वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये पूरा समझो एक फंक्शन है, उस फंक्शन का ये जो हिस्सा, ये एक छोटा सा डेरिवेटिव पार्ट है। इस पूरे लाइन से ये इतना पार्ट निकल के आया है, इसको हम बोलते हैं दिस इज डेरिवेटिव ऑफ कंप्लीट फंक्शन। ओके, समझ में? एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि गांव में आपने देखा होगा कि गन्ना होता है, शुगर केन होता है, इसको मराठी में ऊस बोलते हैं ना, ऊस। तो शुगर केन होता है, गन्ना होता है। उस गन्ने को तो आप मजे से रस लेते हो उसका, लेकिन कारखाने में जाने के बाद गन्ने से शुगर बनता है। तो एक गन्ने को मशीनों में डाल के उससे शुगर बनाया, तो शुगर कहाँ से मिला? गन्ने से। तो शुगर को हम बोलते हैं शुगर इज अ डेरिवेटिव ऑफ शुगर केन। शुगर केन का डेरिवेटिव शुगर है। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही कोई एक फंक्शन है,
सपोज ये फंक्शन है, इस फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एक स्मॉल पार्ट उसका डेरिवेटिव कहलाएगा और हर एक पार्ट्स इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? तो ये फंक्शन है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो हम ये एफ डैश एक्स लिखते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। इसका फॉर्मूला होता है ये 2 आगे आके 2 2 4, यहाँ मल्टीप्लाई होता है x, इसका पावर कम कर दे, 2 में से 1 गया 1 प्लस ये 3x है तो x हट जाएगा 3 और कांस्टेंट होगा तो 0, तो फाइनली मिल गया 4x, x का पावर 1 है तो हटा दो 3, 0 हटा दो। अब ये मैंने कैसे किया, जब मैं ये चैप्टर सिखाऊंगा तो मैं बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताऊंगा, वो सारे फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो आप इजीली जो है एफ डैश एक्स निकाल पाओगे, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल पाओगे। अब यहाँ पर 9 चैप्टर हो गए, 9वें के बाद एक 10वां चैप्टर होना चाहिए था जो पहले होता था, अब वो 12th में ही आपको है, पहले 12th में भी था, 11th में भी था, अब पूरी तरह से 12th में, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आप लोग तो बार बार बोलते ही हो, सुनते ही हो, नेशनल इंटीग्रेशन जैसे होता है राष्ट्रीय एकात्मता, इंटीग्रेशन मतलब होता है सबको एक करना, ये 12th में आपको सीखने मिलेगा। डेरिवेटिव का ही उल्टा इंटीग्रेशन होता है, मतलब समझो कि ये कोई इस तरह से फंक्शन है, ये लाइन है, उसके छोटे छोटे हिस्से कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उस पूरी लाइन का जो एक छोटा पार्ट है वो क्या कहलाता है, इस पूरी लाइन का एक डेरिवेटिव कहलाएगा, या पूरे फंक्शन का ये डेरिवेटिव कहलाएगा। अब इंटीग्रेशन क्या होता है कि सपोज ये डेरिवेटिव पार्ट, इसको अलग निकालता हूँ, इतना, ऐसे जितने भी टुकड़े हैं सबको एक साथ ज्वाइन करते जाओ, सबको एक साथ ज्वाइन करते जाओ, जितने भी आपने टुकड़े बनाए थे डेरिवेटिव से। तो ये जो पूरा है ये क्या हो रहा है, हमने छोटे छोटे हिस्सों को मिला के ज्वाइन कर दिया, यानी हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन क्या होता है, सबको जोड़ना, एक साथ लाना। और डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई एक फंक्शन है उसके छोटे छोटे पार्ट करके एक पार्ट को अलग करना। समझ में आया? तो ये पूरा आपका मैथ्स 1 है बच्चों, 9 चैप्टर्स है मैथ्स 1 में। मैथ्स का जो पेपर होता है 80 मार्क्स का होता है बोर्ड एग्जाम में, 12th में, और 10th में भी 20 मार्क्स आपको इंटरनल मिलते हैं, 100 मार्क्स का आपका मैथ्स होता है। उसके अंदर से 40 मार्क्स जो है आपको मैथ्स 1 इस सब्जेक्ट पे होता है, मैथ्स 1 यानी पार्ट 1 पेपर 1, और 40 मार्क्स पेपर 2 पर होता है। तो यहाँ पर आपने सीखा कि मैथ्स 1 के अंदर कितने चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर का मीनिंग क्या है, कौन सा चैप्टर आपने 9th में सीखा था, कौन सा चैप्टर 10th में सीखा था, और कौन कौन से चैप्टर आपको 11th में पहली बार आ रहे हैं। सारे चैप्टर्स बहुत आसान लगेंगे अगर मैं आपको सिखाऊंगा, पूरे बेसिक तरीके से सिखाऊंगा। किसी को घाई है कि जल्दी जल्दी सिखा दो, बेसिक सीखना है, तो मैंने ऑलरेडी सिखा के रखा हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे आपको ये चैप्टर का नाम सर्च कीजिए, सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं 11th के, उसके स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो देखिए, वो साइंस वालों के वीडियो है, बट आपके लिए कंसेप्ट तो वही है ना, समझ में आ रहा है? तो स्टूडेंट उम्मीद करूंगा आपको जो ये लेक्चर है पसंद आया होगा। ये लेक्चर बस एक शुरुआत है, यहाँ पर मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ आपको मैथ्स से इंट्रोड्यूस कराया है कि 11th कॉमर्स का जो मैथ्स 1 है उसमें कितने चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर में क्या पढ़ना होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैथ्स 2 का इंट्रोडक्शन दूंगा कि जो मैथ्स 2 यहाँ पर आप देखोगे, मैथ्स 2 नया सिलेबस पार्ट 2, उसका कंप्लीट सिनॉप्सिस, उसमें भी 9 चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर है, हर चैप्टर में क्या सीखना है, और फिर हम सबसे पहला चैप्टर चालू करेंगे सेट्स एंड रिलेशन, हर एक चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हो और आपको सब कुछ पसंद आ रहा है, आप चाहते हो कि ऐसे लेक्चर लगातार आपको रोज रोज मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू में बेल आइकन बटन है उसको दबा के ऑल पर क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियोस ये पसंद आ रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि आपकी की तरह आपके फ्रेंड्स भी मुझसे सीख पाए मैथ्स, वो भी टोटली फ्री। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैथ्स 2 के कंप्लीट सिनॉप्सिस के साथ। बाय एवरीवन।